डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम 11 क्लास की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, 6.4 और 6.3 से भी इजी है और बिल्कुल उन्हीं जैसी है। वही फार्मूलाज हम यूज़ करने वाले हैं। एक एस एन वाला जो कि आपको याद ही होगा, एक एस एन वाला और एक ए एन वाला। ठीक है, ये दो फार्मूलाज हैं जो हम इसमें भी यूज़ करेंगे। डिफरेंस क्या है इस एक्सरसाइज में पिछली एक्सरसाइजेज से, वो ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो सीरीज़ हैं, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, वो स्टेटमेंट्स में दी गई हैं। हमें स्टेटमेंट्स में से ढूंढ कर लिखनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि अ मैन डिपॉजिट इन बैंक ₹10 इन फर्स्ट मंथ, पहले मंथ में 10 रुपये, नेक्स्ट मंथ में 15 एंड थर्ड में 20। सो 5-5 का डिफरेंस से जो है वो डिपॉजिट करवा रहा है हर मंथ। तो फाइंड हाउ मच विल हैव डिपॉजिटेड इन बैंक बाय 9th मंथ। ठीक है, तो 9th मंथ में उसने टोटल कितने पैसे जमा करवा दिए होंगे। तो ये हमारे पास हमने एक सीरीज़ बना ली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10, 15, 20 एंड सो ऑन। सो हमें अब A1 जो है वो पहली वैल्यू मिल गई, D जो है डिफरेंस सेकंड में से पहली को माइनस किया, और N हमारे पास हमें उन्होंने दिया है कि 9th मंथ तक हमने जो है वो सम करना है। सो अब हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, SN यानी S9 जो कि 9 मंथ तक कितना होगा। तो चलें अब इसको जो है वो देखते हैं कि कितना जो है वो इसको फार्मूला में जस्ट पुट करना है। तो यहाँ पे देखें, हमने फार्मूला जो है SN का लिख दिया। N हमारे पास 9 है। सो नेक्स्ट फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। 9 यहाँ पे एक ऐड होगा, A1 की जगह हमने पहली वैल्यू लगा दी और 9 N की जगह लगा दी, और 5 हमारे पास डिफरेंस निकला। तो सिंपल क्या करना है, 2 और 10 को जो है आपस में मल्टीप्लाई करके 20 लिख दिया यहाँ पे। 9 में से माइनस किया 1 तो 8 रह गया, 8 5 ज़ार 40, और 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60। सो 60 एंड 2 30 टाइम्स आर 60, सो 9 30s आर 270। तो टोटल आंसर हमारे पास आ गया कि 270 रुपीज़ जो हैं उसने टोटल वहाँ पे डिपॉजिट करवा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, नंबर 2 में क्या पूछा गया है, 378 trees are planted in row in shape of an isosceles triangle. The number in the successive rows decreasing by 1 from the base, ठीक है, डिक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम द बेस टू टॉप। बेस से अगर हम टॉप की तरफ जाएं तो नंबर एक एक करके डिक्रीज हो रहा है। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन रो विच फॉर्म द बेस ऑफ द ट्राइंगल, और बेस में कितनी जो है वो ट्रीज होंगे। तो चले मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रा कर रहा हूँ। ये अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आपको पता है इसकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। लेट्स से ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो अब आपको पता है कि सबसे अगर टॉप की बात करें तो यहाँ पे एक ही प्लांट होगा, उससे नीचे वाली रो में 2 प्लांट हो जाएंगे, ठीक है, उससे नीचे वाली में 3, उससे नीचे वाली में 4। तो यहाँ पे वो यही बात लिख रहे हैं कि जैसे हम बेस से डिक्रीज़ हो रहा है जब हम बेस से टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें, एक नंबर कम हो गया, इससे ऊपर गए एक नंबर कम, इससे ऊपर गए एक नंबर कम। तो ये हमारे पास एक जो है वो सीरीज़ बन गई, 1 2 3 4 नीचे की तरफ। तो ये हमने वो नोट कर ली। अब हमारे पास A1 जो है इसमें 1 है, इसी तरह AN जो है वो हमें अभी ढूंढना है हमने कि क्या है। ठीक है, टोटल SN जो है वो, सॉरी, ये इक्वल टू 38, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। A1 हमें गिवन है, D हमने सेकंड में से फर्स्ट को फाइंड आउट कर दिया, SN हमें गिवन है कि SN कितना है 378, यानी टोटल सम ऑफ ट्रीज कितने हैं 378। तो अब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे। N हमें नहीं पता लेकिन A हमें पता है, तो A पुट कर दिया, D पता है, D भी पुट कर दिया। तो अब हम जो है वो आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा इसे ऊपर कर दूं ताकि सही से नज़र आना शुरू हो जाए। अब हमने जो है वो D की वैल्यू भी डाल ली है यहाँ पे, और 2 के साथ A1 की वैल्यू भी डाल ली है। 378 जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट हैं वो आ गए।
n वाला जो 2 है ये इधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाए, सॉरी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 2, तो वो बन गया 756। अब हम आगे देखें तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, n-1 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ तो n-1 ही रह गया, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वही रहती है। अब हमने क्या करना है जी, 2 में से एक 1 निकाल दिया, -1 हो रहा है ना, 2 -1, तो क्या रह गया हमारे पास, 2 में से जब एक 1 निकला तो 1 बच गया, n+1 वो अंदर लिख दिया, बाहर हमने n लिख दिया। अब n को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 756 को भी इधर ही ले आए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पता है कि किस तरह सॉल्व करते हैं, बहुत इजी होता है। जस्ट आपने जो है मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। मिड टर्म ब्रेक करनी कैसे होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और एक ऐसा नंबर सोचने हैं दो जिनको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने से आया है वो आए, और प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाला नंबर आए। तो ये हमने मिड टर्म ब्रेक करके ये वाला फार्मूला लिख लिया। 28 माइनस 27 करें तो n आ जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 756 n का स्क्वायर आ जाता है। सो अब हमने इसमें से कॉमन लेने हैं। पहली दो में से कॉमन लिया n को, और अगली दो में से कॉमन लिया 27 को, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया। इसके बाद आगे आप देख लें, n-27 को एक बार 0 के इक्वल रख लें, n-27 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास n किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस का 27 के इक्वल। इसी तरह जब हम n+28 को रखेंगे तो हमारे पास -828 जो है वो निकल आएगा, एक वैल्यू ये आ गई। ये माइनस में है तो माइनस में तो आपको पता है टर्म हो नहीं सकती nth टर्म, तो हमारे पास 27 ही बच गया, और इसलिए हमें 27 ही कंसीडर करना पड़ेगा। an हमारे पास क्या है, 27। सो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास A27 में 27 अगर रो है तो प्लांट भी कितने हैं, 27 ही, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहे हैं आप, मैन बोरो Rs 1100 and agrees to repay with a total interest of Rs 230 in 14 installment. Each installment is less than the preceding by 10. What should be his first installment? अब उन्होंने हमें A1 नहीं दी, ठीक है, उन्होंने बस हमें ये बताया है कि टोटल अमाउंट जो उसने रीपे करनी है वो 1100 उसने बोरो किए हुए हैं, तो 230 उसमें ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट तो उसने इतनी रीपे करनी है, जो कि बनती है 1330। तो अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है कि 14 टोटल इंस्टॉलमेंट हैं, एन हमारे पास क्या है 14, और ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो लेस देन प्रीसीडिंग बाय 10, पिछली से हर इंस्टॉलमेंट जो है वो 10% कम होगी। तो अब यहाँ पे हमें डी जो है वो भी मिल गया कि डी क्या होगा, -10, क्योंकि पिछली से हर बार 10 कम होगी तो -10 निकलेगा, ठीक है। व्हाट शुड बी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अब हमने A1 जो है वो ढूंढना है, तो SN भी हमें पता चल गया। अब जस्ट इन वैल्यूज़ को निकाल लिया है हमने इस स्टेटमेंट में से, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी हो गया। तो चलें फार्मूला लगा के तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब तो यहाँ पे देखें सॉरी, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लूँ ताकि सही से नज़र आ जाए। अब तो यहाँ पे देखें SN में हमने ये फार्मूला ऊपर लिखा है, यहाँ पे SN हमें पता है, N हमें पता है, A1 हमें नहीं पता, यहाँ पे N लिखा है, D की जगह -10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 14 - 1 किया तो 13 रह गया, 13 मल्टीप्लाई बाय 10 130 आ गया। इसी तरह 2 डिवाइडेड बाय 14 किया तो 7 आ गया, और ये वाला 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट में जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जो है 2a और 130 इधर रह गया। अब हम क्या करेंगे जी, 130 को भी इधर भेज देंगे, 190 + 130 320, 2a के इक्वल आ गया। अब A1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2 को इधर डिवाइड करके, तो A1 हमारे पास 160 निकल आया। तो अब हमें पता चल गया कि हमारी
A1 यानी पहली जो सीरीज़ की वैल्यू है वो क्या है 160। सो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, आ क्लॉक स्ट्राइक वंस व्हेन इट्स और एंड इट एट 1, ठीक है, ट्वाइस व्हेन इट इज एट 2 एंड सो ऑन, हाउ मेनी टाइम अ क्लॉक स्ट्राइक इन 12 आवर्स। तो इसको भी अगेन समझने वाली बात है कि एक क्लॉक जो है वो स्ट्राइक करती है वंस व्हेन इट्स हॉर्स हैंड इज़ एट 1 पे, जब उसका घंटे वाली सुई जो है वो आती है तो तब वो स्ट्राइक करती है। तो दूसरी ट्वाइस एंड व्हेन इट इज़ एट 2 एंड सो ऑन, ठीक है, कि जैसे ही 1 पे आता है तो 2 बार स्ट्राइक करती है, फिर जब 2 पे जाता है तो भी 2 बार स्ट्राइक करेगी एंड सो ऑन, वो काम चलता रहेगा। तो हर घंटे बाद जो है ये सॉरी हर व्हेन इट्स आवर्स एंड इज एट 1, हर बार जब भी एक 1 पे आएगा तो वो एक बार स्ट्राइक करेगी। सो हमारे पास जो सीरीज़ है एपी की वो 1 2 3 और कहाँ तक होगी 12 तक। क्यों? क्योंकि आगे देखें, हो मैनी टाइम इट स्ट्राइक इन 12 आवर्स, तो 12 घंटों में वो कितनी बार स्ट्राइक करेगी। हर घंटे में वो एक बार कर रही है ना, एक बार जब घंटे बाद उसने 1 पे आना है, तो इस वजह से हमने 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार के लिए 3 इस तरह लिखा है, ठीक है। अब हमने इसमें से इस सीरीज़ में से A1 भी मिल गई, D भी मिल गया, सेकंड में से फर्स्ट को किया माइनस, तो और इसी तरह N भी हमारे पास पता है हमें कि कितनी है 12 है टोटल। अब हमें नहीं पता, तो वो क्या पता है कि टोटल बार जो वो स्ट्राइक कर रही है वो कितनी बार कर रही है। इन 12 बार स्ट्राइक कर रही है, तो उनका सम अगर हम करें 12 के 12 को अगर इकट्ठा हम सम कर लें तो वो कितनी बार वो 12 आवर्स में स्ट्राइक कर चुकी है। ये ढूंढने के लिए हम तमाम वैल्यूज़ को सम SN वाला फार्मूला लगाएंगे। SN वाला फार्मूला लिखा यहाँ पे, वहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, N की जगह 12 लगा दिया, इसी तरह A1 की जगह 1, D की जगह भी 1। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, 2 1 ज़र 2 हो गया और 12 माइनस 1 11, 11 1 ज़र 11 यहाँ पे लिख दिया, और 2 को 12 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। अब 6 जो है वो 11 प्लस 2 13 हो गया, उससे मल्टीप्लाई हुआ तो 78। तो 12 आवर्स में 78 टाइम जो है वो स्ट्राइक किया है क्लॉक ने, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है जी, अ स्टूडेंट सेव RS12 एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक and goes on increasing his saving RS4 weekly. After how many week will be able to save RS2100? ठीक है, पहले वीक में उसने कितनी की 12, अगले वीक 12 से 4 ज़्यादा 16, उससे अगले फिर अगेन 4 ज़्यादा, उससे अगले में भी 4 ज़्यादा, तो सो ऑन आपने 4 ऐड करते जाना है। तो हमारे पास A1 जो है वो 12 आ गई, और हमें पता है वैसे भी D उन्होंने बताया हुआ है कि 4 है, तो हम 16 यानी सेकंड में से पहली को माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस का साइन नहीं डाला तो ये माइनस कर देना है 16 में से। N हमें नहीं पता कि कितने वीक्स तक गया है, और ये पता है कि टोटल उसका सम कितना हो गया है इतने वीक्स बाद 2100। सो जस्ट हमने अब अगेन फार्मूला जो है वो हमें गिवन है, उसमें हमने तमाम वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो चलें वैल्यूज़ को पुट करते हैं फार्मूला में। ये ऊपर मैंने सिंपल जो है ये फार्मूला लिख दिया, अब इसमें हम जो है वैल्यू ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि 2100 हमें पता है SN है, N हमें नहीं गिवन, 4 जो है ये हमारे पास D निकला था, और A1 हमारे पास 12 निकला था। तो अब हम जस्ट क्या करेंगे, 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ, 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 24, और 4n माइनस 4। इसी तरह अब हमने जो है ये वाला 2 जो है इसको भी तो ख़त्म करना है। तो इस 2 को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सॉरी हम 24 में से माइनस कर देंगे ये वाला 4 24 में से, तो हमारे पास 20 रह जाएगा। अब 4 और 20 दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं।
या 4n में से भी 2 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 पे डिवाइड कर दें और 20 को भी 2 पे डिवाइड कर दें, और हमारे पास जो कॉमन 2 आया होगा उस 2 से हम ये बाहर वाला 2 काट लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2n बच गया अंदर और 10 बच गया, नीचे वाला 2 जो है वो कॉमन 2 से कट गया। सो अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जब ये n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 2n का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 10n आ जाएगा। अब 2n का स्क्वायर इस तरह से प्लस 10n आ जाएगा, तो इसमें से जब हम 2n को कॉमन ले लेंगे तो इधर हमारे पास n बचेगा और इधर हमारे पास 5। सो ये वाला काम किया तो ये वाला हो गया अब हमारे पास। अब यहाँ पे आप 2 जो है ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम 21,000 वाली साइड पे इस 2 को भेजेंगे और डिवाइड कर देंगे, वहाँ पे बच जाएगा 1050 और इधर हमारे पास बच गया n अंदर मल्टीप्लाई के n करेंगे तो n का स्क्वायर बन जाएगा और 5n बन जाएगा। अब n का स्क्वायर और 5n जो है हम इक्वल टू के इस साइड पे मूव करेंगे और हमारे पास, या फिर हम इनको इधर मूव कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि इसको इधर मूव कर लें, तो हम इसको इधर मूव कर लेते हैं, इधर हमारे पास 0 बच गया। अब ये हमने टर्म जस्ट हमने जो है डायरेक्शन चेंज कर दी है, राइट हैंड साइड को जो है लेफ़्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दी है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है ख़ास। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है, मिड टर्म ब्रेक कर लें। ये हमने मिड टर्म ब्रेक की, मिड टर्म ब्रेक करके फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लिया, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लिया और ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल आई। अब इसको जब पहली वाली वैल्यू को हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो n-30 को 0 के इक्वल रखा तो n जो है वो इक्वल आ गया +30 के इक्वल। लेकिन जब n +35 को 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म माइनस में तो नहीं आ सकती। n अब हमारे पास 30 निकल आया तो नंबर ऑफ़ वीक्स हमारे पास कितने हुए, 30। सो आंसर आ गया हमारा कि कितने वीक्स में जो है वो टोटल 2100 रुपये उसने डिपॉज़िट करवाए हैं, या इंस्टॉलमेंट्स उसने देनी है, सॉरी डिपॉज़िट करवाया था इसमें, या इसमें, हाँ जी इसने डिपॉज़िट करवाया था, सेविंग की थी, तो वो हमें पता चल गया नंबर ऑफ़ वीक्स 30। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं, तो देखते हैं। इफ़ an object falling from rest fall 9 meter during the first second and 27 meter during next second, 45 meter during third second and so on। अच्छा, ये एक उन्होंने सीरीज बता दी है। हाउ फार, अब क्वेश्चन क्या है, हाउ फार विल fall during 5th second and how far it will up to 5th second। एक अब उन्होंने 2 बार पूछा है कि 5th टर्म कौन सी है, इसमें उन्होंने an पूछा है, यानी सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, A5 की वैल्यू एक पूछ ली है और इस वाले में जो है उन्होंने SN वाला 5, जहाँ पे n इक्वल टू 5 है, ये पूछ लिया है। ठीक है, तो एक बार हमने देख लेना है इन दोनों को। अब हम जो है अपनी सीक्वेंस लिख लेते हैं। सीक्वेंस हमारे पास क्या बना, पहले में 9, दूसरे में 27, तीसरे में 45। तो अब हम जस्ट इनकी जो है वो देखते हैं कि क्या क्या जो हैं वो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखें, A1 हमारे पास गिवन है 9 है, D हमने निकाल लिया 18 है, N हमें उन्होंने बता दिया कि 5, यानी कि 5 सेकेंड उन्होंने बता दिए हैं। A5 अब हमने वैल्यू 5 फाइंड आउट करनी है, तो यानी कि 5 सेकेंड में वो कितना मीटर घिर रहा है। तो अब जस्ट सिंपल हमने वही फार्मूला लगाना है, A5 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D। बहुत इजी फार्मूला जो हम पिछली एक्सरसाइजेज में कर रहे थे, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट की। A1 हमारे पास 9 है, 5 हमारे पास n है, -1 D हमारे पास 18 है, ये आ गया। उसके बाद आप देख लें कि 81 मीटर जो है वो 5 वाले में 5 सेकेंड में घिर रहा है। अब हम फाइंड करेंगे कि टू फाइंड SN, यही जो मैंने अभी ऊपर आपको सेकंड उसका जो पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना था, बताया था कि टोटल वो कितनी टाइम घिर चुका है 5 सेकेंड में, कितने टाइम नहीं सॉरी कितने मीटर। तो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर दूं
एस एन का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, मैंने पहले ही बता दिया था। अब हमने वैल्यू पुट की 5/2, 9 + 5 - 1 मल्टीप्लाई बाई 18। सो जस्ट हमने 18 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 - 1 करके 4 हो गया, 4 के साथ 18 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह 9 2 को कर दिया, प्लस किया इन दोनों को, और फिर 2 से 90 को डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 225 मीटर वो जो है 5th सेकंड में गिरा है। ठीक है, अब यही हमें दो आंसर रिक्वायर्ड थे। एक तो ये इसका कि हाउ फार विल इट फॉल ड्यूरिंग 5th सेकंड एंड हाउ फार विल इट फॉल अप टू 5th सेकंड। अप टू का मतलब है कि 5th सेकंड तक वो कितने मीटर घिर चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं एन इन्वेस्टर अर्नड Rs 6,000 फॉर ईयर 1980 एंड Rs 12,000 फॉर ईयर 1990 ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट, उसी इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, इफ़ हिज अर्निंग हैव इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच ईयर, हर साल, हाउ मच इनकम ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 11 ईयर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एक इन्वेस्टर है, उसने पहले साल की अर्निंग जो 1980 की है वो है Rs 6,000, और अर्निंग इन 11 क्या है, 11 सालों के बाद उसकी जो अर्निंग थी वो क्या थी, 12,000। अब ये वाला जो है पॉइंट, ये बहुत ही जो है वो बारीक पॉइंट है, इसको ज़रूर समझिएगा कि उसने कहा है कि 6,000 उसकी थी पहले साल जो कि 1980 में थी, और इसी तरह 12,000 फॉर द ईयर 1990 ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट। तो 1980 से लेके 1990 तक काउंट कर लें तो 11 जो हैं वो साल बनते हैं, तो 11वें साल उसकी जो थी वो 12,000 थी। अब हमने यहाँ से निकालना है कि उसकी हर साल जो थी सेम कितनी जो है वो बढ़ती गई है, कि यहाँ तक जो है उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 तक पहुँच गई है। तो यहाँ पे हम जो है, अब हमारे पास A11 है और A1 है, हमारे पास A1 और A2 नहीं है। अगर तो A1 A2 होता हम सिंपल A2 में से माइनस कर लेते A1 को और हमारे पास D निकल आता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो हमें पहले A11 से ही अब हम D निकालेंगे। तो अब हमें A11 गिवन है, A11 का फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस n-1d, n-1 किया तो 10 रह जाएगा, 11 - 1 हुआ ना, तो 10d रह गया, ये वो वाला फार्मूला लगा दिया हमने। अब A11 हमें पता है 12,000, A1 हमें पता है 10d, वैसे का वैसे लिख दिया। अब 6,000 को 12 में से माइनस कर लिया, 6,000 रह गए, 10 के साथ डिवाइड कर लिया d निकालने के लिए, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो d हमारे पास 600 निकल आया। अब इसका मतलब ये है कि हर साल जो है उसकी इनकम में या इन्वेस्टमेंट 600 ज़्यादा अर्न कर रहा है हर साल। ठीक है, 11 साल तक। अब हमने दूसरा जो पार्ट है उसमें उन्होंने जो मेन बात पूछी है वो ये है, हाउ मच इनकम हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर पास्ट 11 ईयर, यानी जितनी भी इनकम उसे रिसीव हुई है उसका सम कर दें। तो सम वाला यहाँ पे अब हमने फार्मूला लगा देना है 11 सालों के लिए। तो यहाँ पे देखें आपके नाउ वी फाइंड S11 के लिए हमारे पास ये पहले SN का फार्मूला मैंने लिख दिया ऊपर जनरल, फिर S11 के लिए हम ये क्या क्या करेंगे, 11 n की जगह हम 11 पुट कर देंगे, बाकी वैल्यूज़ A1 हमें गिवन है और D भी हमने निकाली हुई है। तो सिंपल अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 - 1 10 हो गया, 10 को 6 से किया तो 6,000, और इसी तरह 2 6 are 12,000। अब 12,000 में से जब हम करेंगे 6,000 तो टोटल जमा होके 18,000 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दें 18,000 को तो 9,000 रह जाएगा, और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 99,000। तो टोटल उसने तकरीबन 99,000 रुपीज़ जो हैं अर्न किए हैं, जो कि तकरीबन 1 लाख के करीब प्रॉफिट उससे हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो पूछ रहे हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइडेड, 4 साइडेड, 5 साइडेड एक्सेट्रा फॉर्म एन AP, फाइंड सम ऑफ
इंटीरियर एंगल ऑफ अ 16 साइडेड पॉलीगॉन। तो उन्होंने कहा है कि आपको पता है कि अगर हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल देखें 3 साइडेड पॉलीगॉन जिसे हम ट्राइंगल बोलते हैं, तो वो पाई यानी इक्वल होता है किसके, 180 के। ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि इंटीरियर एंगल जो हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। आपने एक एक्सरसाइज की थी ट्राइंगल के, वो आपको दो जो हैं वो एंगल दे देते होते थे और तीसरा फाइंड आउट करने को कहते थे। तो हम दोनों को सम करके तीसरे 180 में से माइनस करते थे, जो आता था वो थर्ड एंगल होता था। तो इसी तरह जो दूसरी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 4 साइडेड पॉलीगॉन उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के जो सम होता है वो 180 से डबल होता है यानी 360 के इक्वल होता है। तो इसी तरह जो आगे आपने सो ऑन चलते रहना है, कहाँ तक जाना है जी, 14 साइडेड पॉलीगॉन तक। तो अब हम वैल्यूज़ देख लेते हैं हमें क्या दी गई हैं। A1 हमें दी गई है पाई, डी जो है हमारे पास 2 पाई में से पाई माइनस किया तो पाई आ गया, n अब 14। n 14 कैसे है, यहाँ आपको थोड़ी सी जो है मुश्किल हो सकती है ये करने में। तो आप देखें कि हमने स्टार्ट कहाँ से लिया है, 3 से। ठीक है, 1 और 2 वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो अगर हम 1 इसको कंसीडर कर लें पहली वाली को, तो हमारे पास पाई आ गई। 2 इसको कंसीडर करते तो 2 पाई आ गया। 3 इसको कंसीडर करते आगे 4 करते, 5 करते, तो सो ऑन करते जाते, तो एंड वाली में से जो 16 साइडेड होनी थी वो वाली वैल्यू कितनी बननी थी, 14th। ठीक है, जैसे 1 वैल्यू 3 बनी है, उसी तरह 4th वैल्यू जो है वो 2 नंबर कम बनी यानी कि 2 बनी, और 16th भी 2 नंबर कम बननी थी ना, 14th वैल्यू बननी थी। तो इसलिए यहाँ पे n थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी सारा क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें कि पहली दो साइडिंग वाली जो है वो तो हमें पूछी ही नहीं है, इसलिए 1 2 हमने माइनस करने हैं टोटल 16 साइडेड वालों में से। तो अब हमने एन भी हमें मिल गया, A14 हमने निकालना है। सिंपल फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। तो यहाँ पे A14 लिखा और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, पाई प्लस 14 पाई हमारे पास उसका आंसर आ गया है, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 14 साइडेड पॉलीगॉन इज 14 पाई। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है वो 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या पूछा गया है, द प्राइज मनी ऑफ RS 60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 टीम अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। 8 टीमों में हमने 60,000 रुपया जो है वो तकसीम करना है उनकी पोजीशन के लिहाज से कि किस किस पोजीशन पे वो आई हैं। द अवार्ड इंक्रीज बाय सेम अमाउंट फॉर ईच हायर पोजीशन। अवार्ड जो है वो इंक्रीज होगा बाय सेम अमाउंट, यानी कि डी जो है वो हर एक में सेम रहेगा। और क्या है, इफ़ द लास्ट प्लेस टीम इज गिवन ए 4,000 हाउ मच विल बी अवार्डेड टू द फर्स्ट प्लेस टीम। अब उन्होंने ये भी बता दिया कि आखिरी टीम जो है वो 8th नंबर पे है और उसको 4,000 रुपीज़ दिए हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं, लास्ट प्लेस टीम को कितने मिले हैं, 4,000। तो यहाँ पे n डालना था। टोटल कितने हैं हमारे पास, जो जो देना है हमने वो है 60,000। n हमारे पास टीमें कितनी है, हमारे पास 8 हैं। A1 की वैल्यू हमें नहीं पता। तो अब हमारे पास ना एक सम का फार्मूला है SN का, उसमें जो है ये वाला वो फार्मूला है। अगर हमें डी नहीं पता हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ये सिंपल है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस AN जो है हमारे पास गिवन है। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ये पहले नहीं यूज़ हुआ तो अब आप इसको याद कर लें, ये इस क्वेश्चन में यूज़ होना है, पहले एक्सरसाइज में कहीं पे भी ये यूज़ नहीं हुआ। तो अब हम सिंपल इसको यहाँ पे S8 की जगह अगेन n कर दूँ क्योंकि ये गलती से हो गया। सम जो है वो टोटल किसके इक्वल आया, n हमारे पास कितना है 8 रख दिया। A1 भी हमें गिवन है, सॉरी A1 हमें नहीं गिवन, वो फाइंड आउट करनी है। A8 हमें गिवन है, उसकी जगह हमने 4,000 रख दिया। तो अब हमने इसको सिंपल सॉल्व किया तो A1 की वैल्यू जो है 11,000 आ गई। इट्स मीन के जो पहली 1100 आ गई। सो फर्स्ट प्लेस जो टीम है उसको 1100 रुपीज़ जो है वो, सॉरी यहाँ पे 11,000 आना था, तो ये भी एक गलती हो गई है, काफ़ी सारी गलतियाँ इसमें हो गई हैं। तो यहाँ पे 15,000 में से माइनस करें अगर हम
4000 तो 11,000 जो हैं वो बचते हैं। यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर लें, ठीक है, यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर लें और एक ज़ीरो यहाँ पे भी ऐड कर लें। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एन equilateral triangular base is filled by placing 8 ball in first row and 7 ball in second row and so on with 1 ball in the last row and so on with after this base layer, second layer is formed by placing 7 ball in its first row, 6 ball in second row and so on with 1 ball in last row. Continuing this process, a pyramid of ball is formed with 1 ball on top. How many balls are there in pyramid? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं एक ट्राइंगुलर सा सांचा आप ले लें, एक ट्राइंगुलर सा सांचा ले लें। आप यहाँ पे देखें ये पहली लेयर है, अगर यहाँ पे ज़्यादा बाल्स आएंगी, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम और लास्ट पे सबसे कम। तो पहली लेयर जो बाल्स फिल की तो सबसे नीचे लेट से 8 आई, उससे ऊपर 7 6 अप टू ऐसे जाते जाना है और 1 तक जाना है। तो ये हमारे पास पहली लेयर का जो उन्होंने डेटा दिया है वो हमने फाइंड कर लिया। उन्होंने कहा है ना कि आफ्टर फर्स्ट लेयर जो है उसके बाद फर्स्ट रो में 7 बाल हैं, सेकंड में उससे एक कम और उससे फिर पहली में 8 हैं, सेकंड में 7, थर्ड में जो है वो 6 आ जाएगा और इसी तरह चलते जाना है 1 तक। फिर उन्होंने बताया कि बाल की सेकंड लेयर भी बनानी है ताकि पूरा पिरामिड बने, ठीक है। तो उसमें जो है वो 8 की बजाय वो किससे स्टार्ट होना है, 7 से, और उसको भी हमने एक सीरीज़ में लिख लिया। तो ये हमारे पास 2 लेयर्स आ गई, ठीक है। ये वाला प्रोसेस जो है उन्होंने कहा है कि कंटिन्यू करना है, तो आगे हम इसको मज़ीद जो है वो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखें जी, थर्ड लेयर का भी हमने निकाल लिया कि थर्ड लेयर जो है वो कहाँ से, 6 से स्टार्ट होगी, फोर्थ जो है वो 5 से स्टार्ट होगी, 5 जो है वो 4 से, 6 3 से और 7 जो है वो 2 से और 8 जो है वो 1 से। तो टोटल लेयर्स भी हमें जो है 8 मिल गई। अब टोटल बाल्स जो कितनी जो है वो उसमें यूज़ हुई वो हमने ढूंढनी है। तो उसमें अब हम जितने भी हमने ऊपर से नीचे तक लेयर्स में बाल्स फिल किए हैं उनका सम लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखें 36 28 21 15 10 6 3 1, इन सब को जो है अब हम यहाँ पे देखें सम अप कर लेंगे तो 120 हमारे पास आंसर आ गया। तो टोटल इसमें ऐसा जो पिरामिड बनाने में बाल यूज़ हुई हैं वो कितनी हैं, 120। तो ये थी 6.45। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।